आपने एक शब्द बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। बहुत सेंसिटिव विषय है। बिल्कुल एक जी, मनुष्य को समझना, उसकी भावनाओं की कदर करना इतनी सेंसिटिव विषय है कि हम लोग हर जगह रोड पे बैठ के नहीं कर सकते। जी। मैम जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि आजकल गाँव में भी मोबाइल पहुँच गया है। तो कहीं न कहीं आप मानती हैं कि सोशल मीडिया कहीं न कहीं प्रभाव डाल रहा है लोगों की मानसिक स्थिति पे? सोशल मीडिया का तो इतना प्रभाव है कि हर घर में बच्चे आपको मोबाइल पे गेम खेलते मिल जाएँगे। जी। किसी से बात नहीं करना चाहेंगे। हुँ। आजकल लव अफेयर भी बढ़ गया जी, है, लेकिन हम लोगों ने उसे तमाशा बना दिया है। जी, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रेंडशिप कर ले रहे हैं, जी। गलत चीज़ों को पाना चाहते हैं। मैम जैसे अभी देखा जाता है कि घरेलू हिंसा होता है, हुँ। उसमें मानसिक उत्पीड़न सबसे बड़ा मामला है। तो उसमें साइकोलॉजिस्ट की क्या भूमिका होती है? देखिए, मानसिक अगर किसी को प्रताड़ना होती है तो बट नेचुरल है, चाहे आप मार के करें या हुँ। गाली दे के करें। जी, अब्यूज़ तो फिज़िकल भी होता है, यस मेंटल भी मैम, होता यस है। मैम। तो उससे मेंटली डिस्टर्ब तो होते हैं और जैसे जिस आप फ़ील्ड में एक जी। संवेदनशील फ़ील्ड है, तो उस समय जब आप इस फ़ील्ड में आने के लिए प्रयास कर रही होंगी, उस टाइम कैसा था? और आज के टाइम में क्या इसका फ्यूचर है? इसके बारे में थोड़ा बताएँ? देखिए, जब हमने शुरू किया था तो शायद इस फ़ील्ड में क्या अभी भी इस फ़ील्ड में बहुत कम लोग हैं। जी, और जब मैंने क्लिनिकल में ही पीएचडी की थी तो शायद लोग करते भी नहीं थे। जी। और जब मैं 35 साल पहले मैंने अपने क्लिनिक की शुरुआत की तो 2 या 3 लोग आते थे और वो भी शर्माते हुए कि देखिए किसी को पता ना चले। लेकिन हुँ। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बिंदा सिंह मैम, जो मनोविशेषज्ञ हैं। अभी हम इनके ऑफ़िस में यानी इनके क्लिनिक में बैठे हुए हैं। मैम आपका बहुत स्वागत है हमारे जी, चैनल में। नमस्कार। मैम अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। मेरा साइकोथेरेपी सेंटर है जी, और मैं 35 सालों से इसमें काम कर रही हूँ। 20 साल से मैं कॉलमिस्ट रही हूँ हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर जी। और मेरी कई किताबें आ गई हैं। अच्छा, मैं मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, काफ़ी दिनों तक मैंने किया है। मैं टीवी, दूरदर्शन और इंडियन ऑयल की भी मैं कंसल्टेंट हूँ। इस तरह बहुत सारे सेंटर हैं जिससे मैं रिलेटेड हूँ और मेरा हर दिन का वही होता है मानसिक परेशानियों से जूझ रहे लोगों के साथ बैठना, उनका इलाज करना, उन्हें खुश करना और उन्हें अपने आप में पूरी लाइफ़ को जैसे पहले डील करते थे, वैसे फिर से डील करना। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि आपने बुक भी लिखा है, तो क्या जी। बुक के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? देखिए, नाम से तो आपको पता चल जाएगा मन की उलझन। जी। परेशानियाँ हर इंसान को होती हैं हुँ, और अगर बात करें तो हर के मन में कोई-कोई परेशानियाँ, गुत्थियाँ होती हैं, हुँ। उसको कैसे वो निकाले, कैसे छोटी-छोटी परेशानियों को सॉल्व करें। मेरी डॉक्टर मैं क्या करूँ किताब में भी इसी तरह हमने कोशिश करी है कि लोग को छोटी-छोटी बीमारियाँ समझ नहीं पाते हैं, गूगल पे चेक करते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, एटलीस्ट पढ़ के इनसे अपना अपना ही इलाज खुद भी कर सकते हैं। जी। इसीलिए ने मैंने कहा डॉक्टर मैं क्या करूँ और मन की उलझन। जी, मैम जैसे जिस आप फ़ील्ड में एक जी। संवेदनशील फ़ील्ड है, तो उस समय जब आप इस फ़ील्ड में आने के लिए प्रयास कर रही होंगी, तो उस टाइम कैसा था? और आज के टाइम में क्या इसका फ्यूचर है? इसके बारे में थोड़ा बताएँ? देखिए जब हमने शुरू किया था तो शायद इस फ़ील्ड में क्या अभी भी इस फ़ील्ड में बहुत कम लोग हैं। जी, और जब मैंने क्लिनिकल में ही पीएचडी की थी तो शायद लोग करते भी नहीं थे। जी, और जब मैं 35 साल पहले मैंने अपने क्लिनिक की शुरुआत की तो 2 या 3 लोग आते थे और वो भी शर्माते हुए कि देखिए किसी को पता ना चले। लेकिन हुँ, इस 35 साल में मैंने एक चीज़ महसूस किया, इसके लिए मैं आपको आभार धन मतलब उनको मीडिया को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आप लोगों को अपनी बातों को बता सकते जी, हैं, जागरूक कर सकते हैं। तो ये सुविधा मुझे मिली है हिंदुस्तान के माध्यम जी। से। तो मैम जैसे कि आपने बहुत लोगों को काउंसलिंग दिया होगा, तो जी। सबसे यादगार कोई ऐसा बताना चाहें, देखिए जो अगर ऐसा केस हो? देखिए हर केस अपने आप में यूनिक होता है और जी, यादगार की बात करें तो हर इंसान के छोटे प्रॉब्लम भी उसके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम, अगर ये स्टोरी बताने लगे तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा। बस जी, एक ही बात कहना है कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, घटनाएँ होती हैं, इंसान होपलेस हो जाता है, इवन कि कभी-कभी चाहता है कि जीवन से थक गया और वो मरना चाहता है और उसके बाद भी निकल के उसने अपनी जगह बना ली, जी, पहचान बना ली। मेरे लिए वही एक उदाहरण है जी। और ऐसे बच्चे भरे हुए हैं, ऐसी फैमिली है जहाँ कभी एक-दूसरे से बात नहीं करते थे, कम से कम आज ठीक-ठाक रहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मारपीट, पढ़ाई-लिखाई तो छोड़ ही दिया था। तो जी, आप अपनी जगह पे हैं, तो ये एक उदाहरण है जी। और एक किसी खास की कहानी बताना हमारे प्रोफ़ेशन के थोड़ा खिलाफ है। जी, जी। मैम जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप अभी पटना में रह रही हैं, जी। तो शहर और ग्रामीण में आप क्या मानती हैं, कुछ डिफ़रेंस है? देखिए पहले तो लोग कहते थे ग्रामीण वाले लोग बड़े सादगी और बहुत सहज होते हैं, पर जी। ये मोबाइल जो है ना, अब हुँ, शहरों से गाँव में चला गया है। जी, फ़ैशन भी वहाँ पहुँच गया है जी, और गाँव के बच्चे अब शहरों में हुँ, पढ़ने के लिए आ गए। तो आप ये जी, जो कह रहे हैं ना कि दोनों को
डिफरेंसेस तो बहुत ज्यादा अब नहीं रहा। जी सादगी की बात करें तो अब बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं। इंटरनेट ने घर घर में अपने आप को काफी काफी बता दें। इम्प्रूव कराया जी है और शहरीकरण बढ़ी है। जी मैम, जैसे पारिवारिक समस्याएं या वैवाहिक जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आती हैं और बच्चों की शिक्षा के ऊपर देखा जाता है, तो इन चुनौतियों से उभरने के लिए क्या आपका अनुभव रहा? मतलब जैसे आपने काउंसलिंग दिया होगा। देखिए, बच्चों को तो परेशानियां हमेशा से रही, कोई आज नई बात नहीं है। पढ़ाई में अगर बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, जी अभिभावक उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं कि मेरा बच्चा सब IAS बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर हो, मेरा बच्चा एम्स में काम करने लगे, नेट निकाले, ये सब चीजें होती हैं। और जी अभिभावकों की बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं, तो प्रॉब्लम्स भी होते हैं। पारिवारिक कलह की बात करें तो हर घर में, आज किसी भी छोटे या बड़े घर में चले जाएं, छोटी छोटी बातों को लेके इश्यू होता है। तो आपने कहा कि कैसे निकलना, तो हमारे यहाँ सिर्फ ये काउंसलिंग नहीं होती, इसमें बहुत सारे थेरेपी होते हैं। जी लोगों को लगता है काउंसलिंग कर लो, लेकिन नहीं, बहुत सारे थेरेपी होते हैं जिसमें मोटिवेशन भी होता है, उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी होता है, रिलैक्सेशन थेरेपी होती है, स्टॉप थेरेपी होती है, फैमिली काउंसलिंग होती है, कम्युनिटी काउंसलिंग होती है। तो इन सब चीज़ों को निकाल के एक मेरा साइकोथेरेपी सेंटर चलता है। इसलिए एक ये लोगों के दिमाग में, और काउंसलिंग मतलब किसी को बता दो, अरे हम आपको बताएंगे कि आप समझ जाएंगे, इतना आसान नहीं होता है एक ह्यूमन नेचर को चेंज करना। उसके लिए बहुत ये सेंसिटिव, आपने एक शब्द बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, बहुत सेंसिटिव विषय है। बिल्कुल एक मनुष्य को समझना, उसकी भावनाओं की कदर करना इतनी सेंसिटिव विषय है कि हम लोग हर जगह रोड पर बैठ के नहीं कर सकते। जी मैम, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि आजकल गांव में भी मोबाइल पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं आप मानती हैं कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है लोगों की मानसिक स्थिति पे? और देखिए, मानती क्या है, हो रहा है। सोशल मीडिया का तो इतना प्रभाव है कि हर घर में बच्चे आपको मोबाइल पे गेम खेलते मिल जाएंगे, जी किसी से बात नहीं करना चाहेंगे। आजकल लव अफेयर भी बढ़ गया है। सोशल मीडिया ने लोगों को इतना करीब बना दिया। बुराई नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। आपको अगर सही उपयोग करे तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम लोगों ने उसे तमाशा बना दिया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रेंडशिप कर ले रहे हैं, गलत चीजों को पाना चाहते हैं, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत तरीके, जैसे फ्रस्ट्रेशन में जो आप बोल रहे हैं ना, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया। कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट भी इससे बच्चों का खराब हो रहा है। हर चीज खराब हो रहा है, क्योंकि बच्चे अगर रात भर मोबाइल में गेम खेलेंगे, रात भर बैठ के फेसबुक पे बच्चों के साथ स्नैपचैट क्या क्या करते रहेंगे, तो बट नेचुरली किसी को तो नींद नहीं आएगी। और छोटे बच्चे की बात क्यों कर रहे हैं, बड़े लोगों की भी तो वही हालत है। जी मैम, आज के वक्त में एग्जाम के समय बच्चे बहुत डरे रहते हैं, तो उनको डर से कैसे निकाला जाए? देखिए, बात तो सही आपने कहा, लेकिन आप देखिएगा उन बच्चों को ज्यादा डर लगता है जो सही टाइम टेबल मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई नहीं की होते हैं। अच्छा। और डरता कौन है? जो समझता नहीं है और किताब लेके बैठा हुआ है, आपकी टाइम नहीं दे रहा है, आप दिन भर मोबाइल में बैठे हो, पढ़ाई आप नहीं कर रहे हो, तो आप लास्ट मोमेंट में डरेंगे ना, तो उसी समय एग्जामिनेशन फोबिया होता है, फियर होता है, और बच्चे कहते हैं नहीं मैं एग्जाम ड्रॉप कर रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। ये सब डिफेंसिव एटीट्यूड। जी मैम, आप क्या मानती हैं मैम कि स्कूल और कॉलेजेस में भी ऐसे काउंसलिंग हमेशा होते रहने चाहिए? बिल्कुल, हर इंसान को होनी चाहिए। सबसे पहला काउंसलर तो हमारे घर में माता पिता है। जी उन्हें एक अच्छा रोल मॉडल बनना चाहिए, बच्चों को सही गाइडलाइन देनी चाहिए, लेकिन उसके पहले सबसे पहले खुद को अमल करना होगा, खुद को एक रोल मॉडल बनाना होगा। जब आप खुद रोल मॉडल रहेंगे तो बट नेचुरल है कि बच्चे डिसिप्लिन भी सीखेंगे, व्यवहार कुशलता भी होगी, और लोगों को रिस्पेक्ट दीजिएगा तो आपके बच्चे भी रिस्पेक्ट देंगे। अपने टाइम टेबल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो बच्चे भी सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग की भी जरूरत है, थेरेपी की, लेकिन उसके पहले अभिभावकों को जरूरत है अपने बच्चों को समझे। जी मैम, जैसे आप जिला विधिक सहायता सुलह केंद्र से जुड़ी हैं, वहाँ आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, हर जगह प्रॉब्लम होते हैं, सुलह केंद्र हो या कहीं भी हो। जरूरत पड़ने पर उनकी फैमिली काउंसलिंग भी होती है, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, पर पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए। लोगों को एक चीज बड़ा अजीब सा है कि लगता है कि एक सेशन में आ गए ना, अब हम एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप जो बिहेवियर आपने अडॉप्ट किया है बहुत दिनों से, आप रातों रात उससे नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि कोई मेडिसिन नहीं है आपको दे दिया और एकदम आप बुखार खत्म हो गया। आपका व्यवहार है, और व्यवहार को सही बनाने के लिए परिवार, समाज, खुद और खुद के अंदर के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया जाता है। मैम, जैसे अभी देखा जाता है कि घरेलू हिंसा होता है, उसमें मानसिक उत्पीड़न सबसे बड़ा मामला है, तो उसमें साइकोलॉजिस्ट की क्या भूमिका होती है? देखिए, मानसिक अगर किसी को प्रताड़ना होती है तो बट नेचुरल है, चाहे आप मार के करें या गाली दे के करें। अब्यूज तो फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, तो उससे मेंटली डिस्टर्ब तो होते हैं। और इसके लिए जो विक्टिम है, जिसके साथ ये बातें होती हैं, अगर वो
खुद से आती है तो बहुत हद तक निकाला जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है मार खा रहे हैं तो उसी में पड़े रहें। खुद को वो लोग क्या करते हैं ना कि निकालने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हमको खुद बोल्ड बनना है, कुछ आगे बढ़ना है। तो चीजों को यहाँ पर नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। पर अगर घर में कोई इस तरह का तनाव है, डिप्रेशन में जा रहा हो, एंजाइटी में हो, पारिवारिक कलह हो, तो उसे निकालना बहुत आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं। जी मैम, जैसे एक आम इंसान है वो अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख सकता है, कुछ स्टेप बताना चाहें? देखिए, सबसे पहले तो खुद से प्यार करना सीखे। जब खुद से प्यार कीजिएगा तो आप टाइम से खाना खाइएगा, स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिएगा, टहलने जाइएगा और खुश रहिएगा। और जब आप खुश होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, रूटीन में रहते हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति बहुत ही सही होती है। आजकल क्या है, लोग बाहर का खाना मंगा के खाते हैं, रात भर मोबाइल देखते हैं, सोने और उठने का कोई टाइम नहीं, रात में अच्छी नींद नहीं लेते हैं, सुबह में उनको स्ट्रेस रहता है। जी मैम, क्या ध्यान जो है, मेडिटेशन है और योग, ये भूमिका निभाता है? ऑफ कोर्स, बहुत ज़्यादा है। ध्यान से आपका मन स्थिर होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, बच्चों में एक स्थिर होने की प्रवृत्ति होती है। और आपको शायद पता नहीं है कि हमारे ट्रीटमेंट में भी एक थेरेपी होता है जिसको मसल्स थेरेपी कहते हैं, रिलैक्सेशन थेरेपी होता है। उससे बहुत हद तक उनको रिलैक्स किया जाता है। जब माइंड शांत होगा ना तो हमारा शरीर भी अच्छे तरह से काम करने लगेगा। मैम, जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो फैमिली मेंबर हैं, अगर उनको कोई बुक आप सजेस्ट करना चाहें तो कौन सा करना चाहेंगे? देखिए, अब हर की अपनी अपनी पसंद है, हम नहीं कह सकते हैं बच्चों को टीनेज के लिए क्या पसंद है, यंगस्टर को क्या। आजकल तो बुक की क्या जरूरत है, वो लोग तो मोटिवेशनल स्पीकर को ही सुन लेते हैं, भले उसको अमल करे या ना करे। तो मैं बच्चों से कहूंगी कि अपने पहले तो अपनी किताबों को अच्छे से पढ़ें, और खाली टाइम में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके चरित्र को आप देख रहे हैं, उससे मोटिवेट हो रहे हैं, तो उनकी किताबें पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। और हमेशा अच्छी किताबें पढ़ना आपके सेहत के लिए। तो मैम, जैसे आप लोगों से मिलती हैं, आप लोगों की परेशानियां दूर करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को इतना खुश कैसे रख पाती हैं? देखिए, परेशानियां तो सबके, अब मैं इसी फील्ड में हूँ और मेरा यही काम है, और मैं ही दुखी हो जाऊं तो पहले तो कोई आएगा क्यों मेरे पास। और रहा सवाल कि हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे अंदर है। मैं टाइम का भी बहुत वैल्यू देती हूँ। मेरे साथ काम करने वालों को पता है कि अगर लेट हुए तो क्या होता है। तो पंचुअलिटी मेरा है, और मेरे साथ सबसे अच्छा है मेरे बच्चों का सपोर्ट। और यही वजह है कि बच्चे भी अच्छे फील्ड में है मेरा, और ये भी एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। आपका घर कितना सपोर्टिंग है और आपके घर के बच्चे आपको कितना प्यार करते हैं, आपके अंदर का एनर्जी लेवल और बढ़ता है। और आपके काम में अगर लोग उसको कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अगर कोई बच्चा ठीक होके आता है, कोई दादा अपने पोते को लेके आता है, तो शायद ये सबसे बड़ा खुशी अंदर में मेरे को आता है, और इस शायद मैं इसीलिए ज्यादा पॉजिटिव रहती हूँ। मैम, आखिर में 2 सवाल पूछना चाहूँगा। बिल्कुल मैम, जैसे कि आज के वक्त में, जैसे ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये है, लेकिन लड़की और लड़कों में कुछ अंतर देखा जाता है। लड़कियों को वो मौका पेरेंट्स नहीं देते हैं जो लड़कों को देते हैं, तो इसमें आप कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से तो कम नहीं है। एक कहावत नहीं है कि मेरी छोरियां किसी छोरों से कम है क्या। तो ये बात सही भी है, और चूंकि उन्हें मौका नहीं मिलता, लेकिन हम इस बात के लिए अब थोड़ा सा हम आपसे कहेंगे कि अब सोच लोगों की बदली है। अब बेटे बेटियों में फर्क कम है, और सरकार का भी है कि 35% महिलाओं को आरक्षण है। तो आने वाले समय में लड़कियां बहुत आगे बढ़ेंगी। हाँ, तो फिर इसमें क्या होगा कि माता पिता को डर नहीं, पहले डरते थे इसलिए कि तिलक देना होगा, लड़की पढ़ेगी नहीं। अब लड़कियां इंडिपेंडेंट हो रही हैं, और आप हर ऑफिस में जाइए तो आपको लड़कियां ज्यादा अच्छे पद पे आपको मिलेंगी। तो अब सोच में बदलाव आया है। और जहाँ तक अभिभावकों की बात है, मैं उनसे हमेशा ये कहना चाहूंगी कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। आप दोनों को एक बराबर पालिए, एक जैसा दीजिए, और बेटों को भी ये मत बताइए कि तुम जो है काम नहीं करोगे और बहन करेगी। दोनों को काम करना है, दोनों को पढ़ना है, दोनों को इक्वल करना है, तो फिर फर्क भी घटेगा और सोच भी बदलेगी। देखिए, सोच हमेशा बदलती है जी। अब अच्छी चीजें होती हैं, लोग एक्सेप्ट करते हैं, और जो बुरी चीजें होती हैं उससे दूर भागते हैं। अभी बहुत बदलाव आया है, इसको पॉजिटिवली हम लोग लेंगे। और हर पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगी, मेरी बेटियों के एक बेटी है और उन्हें और नहीं चाहिए। ये उदाहरण है काफी, इससे ज्यादा उदाहरण देना मेरी फैमिली में नहीं बनता। जी। मैम, आपकी नजर में मानसिक रूप से स्वस्थ समाज कैसे होना चाहिए? देखिए, मानसिक स्वस्थता का मतलब है आप सही निर्णय ले पाइए, सही ढंग से सही लोगों के साथ समायोजन कीजिए,
तो जिस समाज में हम रहते हैं, अगर आपका व्यवहार कुशलता हो, लोगों के साथ आपके बातचीत करने का सलीका ठीक हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट, तो एक समाज जो हमारा समाज है वो मानसिक संतुलित समाज कहा जाएगा। और जहाँ तक आपने पूछा कि मेंटल हेल्थ की बात, तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहिएगा या मानसिक रूप से मतलब हाँ, तो आप स्वस्थ, अगर स्वस्थ होना तो दोनों में होना होगा। ऐसा ना कि आप फिजिकली बीमार हो और मेंटली आप खुश होंगे, बिल्कुल नहीं। और मेंटली बीमार है ना तो आप फिजिकली भी बीमार रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जितनी बीमारियां हैं फिजिकल, उस सारी बीमारियों का कहीं ना कहीं कारण हमारा सोच, हमारा तनाव, हमारा स्ट्रेस है। आप इवन कि आपको कैंसर में भी डॉक्टर बोलते हैं कि आप स्ट्रेस कम दीजिए ना, आपको निकलना है इससे। तो आपका हार्ट अटैक हो, बीपी हो, शुगर हो, सब तो रिलेटेड है मेंटल हेल्थ से। तो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल टफनेस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि हर इंसान को जानना है कि अगर आपको कोई भी मानसिक परेशानी हो ना, छुपिए मत जी। लोगों से मत कहिए कि लोग क्या कहेंगे। क्या आपका पेट खराब होता है तो आप छुपाते हैं डॉक्टर के पास, तो दिमाग में कोई गड़बड़ी आ गई तो क्यों छुपाना है। आप खुल के आइए, क्योंकि जब तक आप मेंटली स्वस्थ नहीं होंगे, फिजिकली स्वस्थ होने की बात करना बेईमानी होगी। जी मैम, आज आप दर्शकों के लिए कुछ विशेष संदेश? यही कहना चाहूंगी कि बी पॉजिटिव, हमेशा मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी भावनाओं को किसी से शेयर कीजिए। कोई दोस्त मिले तो दोस्त से कीजिए, लेकिन अपनी बातों को अपने परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए भी है कि अपने बच्चों के साथ बैठिए, मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए ना। मोबाइल तो चलता ही रहेगा, परिवार नहीं मिलेगा दोबारा। परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता है, और वहाँ की शांति पूरी दुनिया को शांति देती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। दर्शकों, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और बाकी मैं मैम के जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सब वहां से मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम थैंक यू सो मच। और मैम का जो बुक है उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, आप सब वहां से जाके मैम के बुक्स भी आप खरीद सकते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा एक खुशहाल जीवन जीने में। थैंक यू सो मच मैम। जय हिंद।